अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पहले एग्रीगेट्स से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एग्रीगेट्स क्या होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स पढ़े भी थे और सैंड को स्टार्ट किया था। उनमें सैंड की प्रॉपर्टीज़ पर एंड किया था। आज हम थोड़ा सा सैंड के बारे में और कोर्स एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक की जाने। पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो एग्रीगेट्स से स्टार्ट किया था और सैंड की प्रॉपर्टीज़ पर एंड किया था फाइन एग्रीगेट्स को पढ़ने के साथ। अब नेक्स्ट लेक्चर हम उसी पार्ट से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज सैंड का आखिरी हिस्सा ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम कोर्स एग्रीगेट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आए देखेंगे, पहली स्लाइड में दिखाया गया है कि टाइप्स ऑफ सैंड, उनकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जैसे कैलिफोर्निया ब्लैक, बाजा मैक्सिको, हवाई ताहिती, मऊ हवाई, इन सब के दिखाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पर सबका कलर डिफरेंट है और इनके डायमीटर्स भी डिफरेंट हैं जो दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो इस पिक्स से हमें पता चल रहा है कि ये क्योंकि डिफरेंट जगह से ली गई सैंड्स की डिफरेंट पिक्स हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंट सैंड्स अपनी जगह की नौयत की लिहाज से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की एग्रीगेट्स होते हैं या सैंड्स होती हैं, तो उनकी रेशो जो होती है, जब हम रेशो फार्मूला बनाते हैं मोर्टार या कंक्रीट का, तो उसमें इनकी क्वांटिटी भी डिफरेंट है, ज़ाहिर बात है डिफरेंट होती होगी। तो आए नेक्स्ट इसकी कुछ दिखाई गई है, कैलिफोर्निया ब्लैक, आफ्टर मैग्नेट, हवाई क्या है, गोम ग्रीन क्या है, ये ग्रीन कलर की सैंड होती है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो कुछ और भी दिखाई गई, ये सब आपने याद कर लेनी है क्योंकि ये फेमस भी हैं और ज़रूरी हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉरेंसपुर सैंड डिपॉजिट्स। ये पाकिस्तान में सबसे अच्छे सैंड के डिपॉजिट्स हैं, उनकी पिक्चर आपको दिखाई गई है। उसके बाद आ जाते हैं कि फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार, कि सैंड का मोर्टार में फंक्शन होता क्या है। ये एज एन अडल्टरेंट टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, ये मोर्टार के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती है। और पानी और उसके वो तो एक पेस्ट टाइप बन जाता है ना, उसका वॉल्यूम तो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसमें हम सैंड को यूज़ करते हैं ताकि मोर्टार का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। उसके बाद टू रिड्यूस श्रिंकेज एंड क्रैकिंग ऑफ मोर्टार। अब श्रिंकेज क्या होता है? श्रिंकेज होता है किसी चीज़ का सुकड़ जाना। अब जो सीमेंट होती है, क्योंकि वो एक बाइंडिंग मटेरियल है, वो फॉर एग्जांपल इतना सा हो पेस्ट या कंक्रीट, तो सीमेंट की वजह से वो डिक्रीज हो जाता है जब सीमेंट अपनी सेटिंग टाइम, उसका हार्डिंग टाइम में तब्दील होता जाता है, क्योंकि ईच एंड एवरी साइड से वो श्रिंक हो जाता है। उसके बाद हम क्रैकिंग, यानी जो सैंड होती है वो श्रिंकेज को रिड्यूस करती है, यानी इस तरह सुकड़ जाने के अमल को ख़त्म करती है। अब क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग होती है किसी चीज़ का टूट जाना, यानी किसी जगह से उसकी क्रैक आ जाते हैं उसी चीज़ में, इस तरह से। तो जब ये श्रिंकेज नहीं होगी, कोई चीज़ अपनी सुकड़ती है तो उसके बाद ही टूटती है ना, जब वो सुकड़ेगी नहीं तो टूटेगी भी नहीं। तो सैंड ये काम करती है यहाँ पे। तो अब हमारे पास आ जाता है कि हेल्प्स प्योर लाइम टू सेट बाय अलाउइंग एयर पेनिट्रेशन, प्रोवाइडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बोनाइजेशन एंड सेटिंग ऑफ लाइम। इसका मतलब है कि ये एयर की पेनिट्रेशन को अलाउ करती है, क्योंकि सैंड जो होती है ये एक मोर्टार में इस तरह के छोटे छोटे से पोर्स बनाती है, जिससे एयर का गुजरना यानी पेनिट्रेशन आसान हो जाती है। जब एयर पेनिट्रेट होगी उसमें क्या मौजूद होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम। हाँ, लाइम का क्या फार्मूला? लाइम का फार्मूला CaOH। अब जब ये मिलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसके साथ वाटर रिलीज होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, तो ये तो लाइम से ज़्यादा सख्त होता है, यानी ये जो लाइम होता है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो ये सख्त हो जाता है, यानी स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस में काम आती है और उससे लाइम जो होता है जम जाता है। उसके बाद बल्किंग ऑफ सैंड। अब बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू वेटनेस ऑफ सैंड। वेटनेस होती है नमी, यानी नमी की वजह से सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसको कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। ये 20 to 30% वॉल्यूम इंक्रीज बाय 5 to 8% मॉइस्चर कंटेंट, यानी 5 to 8% मॉइस्चर कंटेंट होगा तो 20 to 30% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसको बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। अब ये ग्राफ दिखाया गया, इसमें दिखाया गया कि फाइन सैंड हो तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मीडियम हो या कोर्स हो तो कितना होगा। अब जाहिर बात है कि सैंड जब बहुत ज़्यादा बारीक होगी तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा पानी को जज़ब करेगी और इसका वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसलिए ग्राफ में भी यही दिखाया गया कि फाइन सैंड का ज़्यादा इंक्रीज होता है। जो मीडियम सैंड होती है उसकी बल्किंग कम होती है, जो कोर्स सैंड होती है, यानी यहाँ पे देखें ना, जो होती है ना फाइन सैंड, वो होती है इस तरह बिल्कुल बारीक छोटी छोटी। जो मीडियम होगी इससे थोड़े से बड़े बड़े होंगे ना। जो कोर्स सैंड होगी वो तो थोड़ा सा इससे भी बड़ा होगा ना, कोर्स सैंड होगी, तो उसमें ज़ाहिर बात है कि पानी कम ज़्यादा होगा, वेटनेस कम होगी, जिसकी वजह से बल्किंग भी कम होगी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि सैंड टेस्ट। हाँ, सैंड टेस्ट हमारे पास आ जाते हैं, कुछ 4 टेस्ट होते हैं इसमें। वो कह रहा है कि रब अ लिटिल सैंड बिटवीन फिंगर्स, यानी उंगलियों के दरमियान थोड़ी सी सैंड को इस तरह रब करें, यानी उसके बाद वो क्ले इंप्योरिटीज विल लीव स्टेन्स ऑन फिंगर, यानी जो मट्टी वगैरह के ज़रात होते हैं वो हमारी उंगलियों पर रह जाते हैं, इस तरह वो क्ले अलग हो जाती है, सैंड अलग हो जाती है, हमें पता चल जाता है। और इंप्योरिटीज़, जो क्ले इंप्योरिटीज़ हैं वो कौन सी हैं और कितनी मिकदार में। उसके बाद दूसरा टेस्ट है साल्ट्स मे
ये फाउंड आउट बाय टेस्टिंग बाय टंग, यानी ज़बान से अगर चखेंगे हम तो जो साल्ट्स होते हैं, क्योंकि साल्ट्स का टेस्ट होता है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे विगरसली शेक सैंड सैंपल इन वाटर, यानी वाटर के अंदर उसको शेक करें, हिलाएं, एंड लेट इट सेटल, और फिर उसको रहने दें वहीं पे, यानी स्टॉप कर दें। क्ले आर सिल्ट प्रेजेंट विल सेटल ऑन टॉप ऑफ सैंड, यानी कुछ वक्त के बाद जो मिट्टी या दूसरी इंप्योरिटीज होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद है स्टीर सैंपल ऑफ सैंड इन 3% सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, यानी NaOH, कास्टिक सोडा में 3 चीज़ें आ जाती हैं। अब वो कह रहा है कि 3% सोल्यूशन जो होता है सैंड का वो कास्टिक सोडा में मिलाएं, एंड लेट इट स्टे सीड फॉर 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स के लिए इसको बंद करके रख दें। तो ऑर्गेनिक मैटर विल टर्न द लिक्विड कलर टू ब्राउन, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो लिक्विड कलर टू ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ सुर्खी, यानी सुर्खी का क्या फंक्शन होता है? एन अडल्ट्रेंट विच इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज टू मोटर, यानी ये स्ट्रेंथ और हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज देती है। अब हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज में भी बहुत सी आ जाती हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पोरोसिटी आ जाती है और भी आ जाती हैं। तो इसमें आ जाता है जो साइज कोर्स एग्रीगेट पे। अब हम आ जाते हैं कोर्स एग्रीगेट पे। तो कोर्स एग्रीगेट का जो साइज़ होता है 4.75 मिलीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर होता है। अब ये कौन से होते हैं और कहाँ से आते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें आ जाएगा सबसे पहले स्टोन ब्लास्ट, यानी क्यूरेट ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन ब्रोकन एंड सीव टू रिक्वायर्ड साइज, यानी पत्थरों और पहाड़ों वगैरह को जब हम ब्लास्ट करते हैं और या क्रश करते हैं तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड साइज, यानी इसे रेंज साइज जो दी हुई है 4.75 टू 7.5 सेंटीमीटर के मुताबिक हमें जो रिक्वायर होते हैं वो हम बना लेते हैं और वो कोर्स एग्रीगेट होते हैं। उसके बाद शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, यानी इंप्योरिटीज वगैरह से फ्री होना चाहिए। स्टोन शुड नॉट बी सॉफ्ट लैमिनेट, यानी जो पत्थर होना चाहिए वो सॉफ्ट और लैमिनेटेड नहीं होना चाहिए। एक्सेस के लिए वाश्ड हो, यानी जो मिट्टी वगैरह होती है हम उसको धो लेते हैं, यानी साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रेवल और शिंगल। ये ग्रेवल और शिंगल जिसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये कंकरियाँ वगैरह जो दरियाओं या समुद्रों के बेड्स पे यानी उनके किनारों पे पड़ी होती हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर बेड्स, क्यूरीज और सी शोर्स, यानी कानों में भी इसमें कहा गया। और हार्ड एंड ड्यूरेबल, ये हार्ड और ड्यूरेबल होते हैं। क्ले एंड साल्ट्स शुड बी वॉश्ड ऑफ, यानी जो मिट्टी और साल्ट वगैरह होते हैं उनको हम धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रिक ब्लास्ट, यानी हाँ सिविल इंजीनियरिंग जो है ना, इसमें जो चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल होती है, आपकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि आप उसको यूज़ करें, यूटिलाइजेशन करें उसकी। तो अब जहाँ पे हमें कम स्ट्रेंथ, कम वेट बेरिंग चाहिए, जैसे कि जहाँ पर पेडेस्ट्रियन की जगह है या साइकिल बाइक साइकिल वगैरह चलनी है, कहाँ वहाँ पे हैवी लोड नहीं आना है, तो हम वहाँ पर ब्रिक ब्लास्ट कर लेते हैं, यानी जो ईंटें वगैरह होते हैं उनको तोड़ के वो जो कोर्स एग्रीगेट हमें हासिल होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। इनको आपने कभी देखा भी होगा मोहल्लों की गलियों में जहाँ पर ज़्यादा गाड़ी नहीं आती, बड़ी गाड़ियाँ, तो वहाँ पर यूज़ भी किया जाता है। तो उसके बाद आती है ब्रीज एंड क्लिंकर। ये ब्रीज एंड क्लिंकर क्या होती है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल बर्निंग प्रोवाइड चीप एंड लाइट एग्रीगेट। तो ब्रीज होती है एक, दरअसल ना ये एक हल्का राख नुमा मादा होता है जो कोयला या फैक्ट्री की राख से बनता है। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है ब्रिज ब्लॉक्स बनाने में। ईंटों से हल्के वजन के होते हैं ये, और इसकी खसूसियत होती है वजन में हल्के होते हैं, ये सस्ते होते हैं, कम ताकत वाले होते हैं, आवाज़ और गर्मी रोकने में मददगार होते हैं ब्रिज। और जो क्लिंकर होते हैं वो सख्त पथरीला मवाद होता है जो सीमेंट बनाने के दौरान चूने और मिट्टी को भट्ठे में तकरीबन 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से बनता है। यह भी इस्तेमाल होता है। जिप्सन शामिल किया जाता है, इसको क्लिंकर को पीस कर इसमें जिप्सन शामिल किया जाता है और इससे सीमेंट बनता है। यानी ये सीमेंट का एक मादा है, उसमें इस्तेमाल होता है, सख्त दानेदार होता है, भारी होता है, मजबूत होता है, सीमेंट बनाने का बुनियादी जुज़्व भी है। तो उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें स्टोन ब्लास्ट की पिक्चर दिखाई गई है, और उसके बाद हम आ जाते हैं कोर्स एग्रीगेट की पिक्चर दिखाई गई है। उससे आगे कोर्स एग्रीगेट पेपर्स एंड शिंगल, यानी जो समुद्रों वगैरह या दरियाओं से मिलते हैं वो इस तरह के होते हैं, उनकी पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद आ जाते हैं एग्रीगेट्स इन कंक्रीट। कंक्रीट में एग्रीगेट्स क्या होते हैं? In Portland cement concrete, 60 to 75% of volume and 79-25% of the weight is made up of aggregates. यानी जो कंक्रीट होती है उसमें 60 से 75% जो वॉल्यूम होता है और 79 to 85% जो वेट होता है वो इन कोर्स एग्रीगेट्स का यानी एग्रीगेट्स का होता है। उसके बाद आ जाता है कि एग्रीगेट्स हैव ग्रेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी देन सीमेंट, यानी जो एग्रीगेट्स की वॉल्यूम स्टेबिलिटी होती है वो सीमेंट पेस्ट की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसकी मैक्सिमाइज अमाउंट ऑफ एग्रीगेट, यानी हम एग्रीगेट के अमाउंट को मैक्सिमाइज करते हैं एक उस हद तक जब यानी ये नुकसानदेह ना हो। इंप्रूव द क्वालिटी, यानी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें और कीमत को लो कर सकें मिक्सचर की। तो वो कह रहा है कि एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज़, एग्रीगेट्स की यहाँ प्रॉपर्टीज़ एक तो इंडिविजुअल होती हैं मटेरियल में और दूसरा होती हैं जब कंबाइंड होती हैं वो मटेरियल में। तो मटेरियल से इंडिविजुअल होंगी तो इनकी प्रॉपर्टीज़ और हो जाती हैं, जब दूसरे मवाद शामिल कर देते हैं तो और हो जाती हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल खसूसियात की बुनियाद पर डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इस स्लाइड का और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्टिकल शेप एंड सरफेस टेक्सचर। द शेप ऑफ द
इंडिविजुअल एग्रीगेट डिटरमाइंस हाउ द मटेरियल विल पैक इनटू अ डेंस कॉन्फ़िगरेशन। डेंस कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि कितना सख्त हुजम है तामीराती मवाद का। तो इसके लिए यानी जो इंडिविजुअल एग्रीगेट होता है वो कितना पैक हो जाएगा और कितना सख्त कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कितनी मजबूती स्ट्रेंथ होगी, इसको डिटरमिन करता है। एंड आल्सो डिटरमिन द मोबिलिटी ऑफ स्टोन्स इन मिक्सचर, और मिक्सचर में उसकी मोबिलिटी यानी मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। देयर आर टू कंसीडरेशन इन शेप। एक यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो शेप होते हैं ना एग्रीगेट्स की, कोर्स एग्रीगेट्स की दो तरह की होती है। एक होते हैं बिल्कुल फ्लेकीनेस होते हैं यानी राउंडेड होते हैं इस तरह, और दूसरा होते हैं कि इनमें एंगुलर होते हैं इस तरह होते हैं। अब जो स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस तरह होगी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ तब गेन होती है जब हम कोर्स एग्रीगेट होते हैं इस तरह के एंगुलर होते हैं, क्योंकि वो आपस में इस तरह पैक हो जाते हैं कि वो उनके अंदर कोई होल या पोर नहीं रहता। अब अगर बिल्कुल इस तरह के होंगे तो आप खुद देख लें कि इस तरह फ्लेकीनेस इनमें होगी तो इनके अंदर ना पोर रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मैक्सिमम गेन नहीं होती है। तो जो वाटर पार्टिकल होते हैं जो से एग्रीगेट हासिल किए जाते हैं वो होते हैं राउंडेड। अब ये जो राउंडेड हैं इनका बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि जो राउंडेड होते हैं इस तरह के होते हैं तो हम इनको एंगुलर के साथ मिक्स करते हैं ताकि इनको भी इस्तेमाल किया जा सके और मैक्सिमम स्ट्रेंथ को गेन किया जा सके।